हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, छूटे नहीं। ऑल पे क्लिक करने से सभी नोटिफिकेशन, बीएड से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी वो भी आपको समय से मिलेगी। पूरा एंड तक आपके एडमिशन स्टार्टिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक पूरी आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी, कैसे क्या करना है। तो देख लो भाई, ऐसा पेपर आता है। तो आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का स्पेशल लाइव सेशन। सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि आप लोग बोलेंगे सर आप तो 8 बजे डेली क्लास लेते हैं, आज आपने 7:30 बजे क्लास क्यों स्टार्ट कर दी। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। दोस्तों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्लास आपकी जब मैंने इवेंट लगाया था तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन दे दिया था कि आपकी आज क्लास 7:30 बजे होगी। ठीक है, तो सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। शिवानी प्रजापति, जूली सिंह, राधे, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री राम भैया। चलो शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? ज्योति मौर्य, निधि राज, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। क्लास को शुरू करें, जल्दी से बताओ। आज तो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आएगा। आज क्या है, हम लोग फुल पेपर करने वाले हैं, पूरा पेपर लगाएंगे और देख लो ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो ये देखिए कितने क्वेश्चन अभी आप कर पा रहे हो, अभी आपकी तैयारी शुरू हुई है तब आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं भी की होगी, तो वो लोग भी देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कवर अप कर पा रहे हो। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट, धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जाएंगे, क्योंकि क्लास आपकी होती है 8 बजे से, आज हो गई है 7:30 बजे स्टार्ट। तो पहले शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान से, पहले शुरुआत करेंगे सामान्य ज्ञान से। चलो भैया, सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले हम लोग जीके के प्रश्न करेंगे, उसके बाद में फिर हिंदी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ऑक्सीजन के लिए होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, या नाइट्रोजन के लिए होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो लोग जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दूसरा नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि पुरुष में जो पुरुष तत्व होता है, या कह सकते हैं पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, XY। थोड़ा सा मुंह सूख रहा है मेरा, क्योंकि अभी जस्ट आए हुए हैं और गर्मी ज़्यादा हो, मतलब अब गर्मी बढ़ने लगी है, तो पता नहीं क्यों क्या हो गया क्या क्या हो गया, मतलब गर्मी के चक्कर से। अब तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, XY। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर कह रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि न्यूटन के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, नहीं जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से पढ़ें, पहले क्वेश्चन को समझें उसके बाद आंसर करें। इसमें कह रहा है यदि हम किसी पात्र यानी कोई बर्तन हो गया, ठीक है, पात्र के तल पर द्रव के दबाव की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। दोस्तों चौथे नंबर पे राइट आंसर ये हो जाता है कि पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब कहने का ये है कि यदि हम किसी पात्र यानी बर्तन के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई अपेक्षित है, द्रव घनत्व अपेक्षित है, पात्र के तल पर गुरुत्व के
कारण त्वरण ये भी अपेक्षित है, लेकिन क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया तो आप क्या आंसर करके आओगे? तो उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार या सांविधिक अधिकार भी दिया है, तो कह रहा है ये सभी। तो यहां पर आपको सही आंसर क्या करना है? तो देखिए संवैधानिक अधिकार भी आते हैं, सांविधिक अधिकार भी आते हैं, मौलिक अधिकार भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप डी के साथ में चले जाओगे, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया तो आप इसका सही उत्तर क्या करेंगे? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। पिंकी कुमारी गुड इवनिंग, पुनीत कुमार गुड इवनिंग, सभी प्यारे भाई बहन जो जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि एग्जाम को लेकर के बहुत समय आपके पास में नहीं है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, खासकर यूपी बीएड की बात करें या बिहार बीएड की बात करें तो सिलेबस काफ़ी होता है। और यूपी बीएड में निगेटिव मार्किंग होती है, बिहार बीएड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, नए स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो कहना चाहेंगे भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, जिस प्रकार से मैं अपना 100% देता हूँ आपके लिए, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप भी अपना 100% दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आप जैसे और भी प्यारे भाई बहन हैं जिन तक ये लाइव सेशन पहुँच पाए, वो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। दोस्तों छठे नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? देखिए स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा 1963 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहेमा कहकर संबोधित किया? नित्या सिंह गुड इवनिंग। चलिए सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 7 पे राइट आंसर हो जाता है पाल। यहां पर आपसे यही पूछ रहा है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहेमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 8वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? दोस्तों ध्यान देना कि मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो पथ प्रदर्शक बने हैं उनका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम करवा रहे हैं आज। जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके प्रश्न पत्र में शामिल हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे हैं। वो दो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि मुसलमानों की उच्च शिक्षा, भाई शिक्षा का पेपर है तो शिक्षा के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षा के बाद में क्या करोगे? शिक्षा बांटोगे ना, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा बांटोगे बाद में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 9वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके रचनाकार कौन है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी, उसके बाद में दिया है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की रचना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आप लोग यहां पर क्या करोगे? तो वीर सिंह बुंदेला, क्या नाम है? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 11वां नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है बताइए कि दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहशाला बंदोबस्त जो है ये किससे संबंधित है? ये बीरबल से संबंधित है या अबुल फजल से संबंधित है या टोडरमल से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो दहशाला बंदोबस्त ये टोडरमल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, कमलकांत दुबे बहुत दिनों बाद क्लास में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 12वां नंबर है। बहुत कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन इन द सेंस ये है कि भैया शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, शीतकाल मतलब ठंडी के मौसम में हैंडपंप जो होता है यानी हाथ से चला चला करके, डंडा ऊपर नीचे कर करके जो पानी भरा जाता है वह पानी गर्म होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जब तापमान यानी टेम्परेचर अधिक होगा वायुमंडल के तापमान से, पृथ्वी के जो भीतर की बात आ रही है, तो उसका टेम्परेचर वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो सिंपल सी बात है कि पानी कैसा होगा? गर्म होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 13वां नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि पानी की टंकी ऊपर से दिखने पर कम गहरी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? पानी की टंकी अगर भरी हुई है तो आप ये समझ लीजिए ऊपर से आप उसको देखोगे ना तो वो कम गहरी दिखाई पड़ेगी। पानी में अगर कोई सिक्का भी डालोगे तो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, राइट। तो 13वें नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे से और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ध्यान देना, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बोले जाते हैं, मिनी कंप्यूटर बोले जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोले जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। जब छोटे की बात करें तो आप माइक्रो कंप्यूटर के साथ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो 15 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। निधि राज, जूली सिंह, ज्योति मौर्य, शिवानी प्रजापति, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। शुभम सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी लोग आंसर करिए, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। कमलकांत दुबे, पुनीत कुमार, और भी लोग आंसर करें, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। गीता राठौर, मंजू दत्त, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं सभी प्यारे भाई बहनों से निवेदन है भाई आंसर आप लोग ज़रूर किया करें, तभी इस क्लास का 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। 100%। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो आप केवल लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद में भूल जाएंगे सारी चीज़ें। लेकिन आप प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने ये किया था, या गलत भी हो गया था तो आपका ये सही उत्तर था। प्रश्न अगर परीक्षा में आपको दिखेगा आप चट से सही आंसर मारोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 16 नंबर है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 16 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है कोल टार। ये नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? देखो यहाँ पर आपसे थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। आपसे ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो 17 पे राइट आंसर आप बी कर लोगे, यानी 10 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका न्यायाधीश कितनी आयु तक, अधिकतम कितनी आयु तक वो न्यायाधीश बना रह सकता है? दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। मतलब मैक्सिमम आयु कितनी है? अधिकतम आयु है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? यहाँ पे 19वें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर आपके स्क्रीन पे। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। शुभम बेटा ज्यादा नहीं बोलते हैं, आपसे मना किया है क्लास में आप ज्यादा मत बोलिए वरना आपको ब्लॉक कर देंगे। ऐसा काम ना करें कि आपको बार बार टोका जाए। आशीष यादव गुड इवनिंग, खुश रहो। चलिए आ जाइए 20 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 21 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। ऑप्शन में जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, डेनमार्क है, स्पेन है। रागिनी कुमारी गुड इवनिंग। 21 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे भाई? पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं है? नारियल नहीं आता है, चावल, कहवा, रबड़। इनमें से आपको ये बताना है कौन सी कृषि है जो कि बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो 22 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है चावल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कल्पना गुड इवनिंग। 23 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर आप लोग सी कर लेंगे, गन्ना की कृषि। ये क्या है? ये खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। और 22 नंबर में आप लोगों ने क्या किया हुआ था कि जो चावल है ये बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 24 नंबर क्वेश्चन है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र की है, उड़ीसा की है, गुजरात की है या तमिलनाडु की है? यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर पे महाराष्ट्र की है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे, महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब यहां से लिखना शुरू करते हैं दाईं तरफ से और हम बाईं तरफ को लिखते हुए चलते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि कौन सी लिपि है, यानी प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे सेशन को लाइक जरूर करें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। हालांकि ये क्लास आपकी 8 बजे शुरू होती है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को जल्दी बुला लिया 7:30 बजे से। चलिए ये 25 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? डी कर लोगे, खरोष्टी लिपि है। ध्यान रखना, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO किस राज्य में क्रियान्वित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से। नहीं, किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ ये पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये कहता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया है कि किस वर्ष में ये कार्यान्वित हुआ, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1995 में। अगर आपसे पूरी डेट पूछेगा तो आप करोगे 1 जनवरी 1995। ठीक है ना, ध्यान रहेगा सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। यहां पर आपसे ये कह रहा है 27 नंबर में, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों 27 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में।
भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर, आपसे पूछ रहा है किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर, क्या है? मिनेंडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। यानी इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप का वर्णन है वो महावंश बोला जाता है, दीपवंश बोला जाता है, या महावस्तु बोलते हैं, या फिर मिलिंद पन्नो बोलते हैं। तो 28 पे राइट आंसर आप लोग करेंगे मिलिंद पन्नो, जहां पर आप बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन सुनेंगे। वो आपको कहाँ किस में मिलेगा? तो मिलिंद पन्नों में मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। यहां पर आपसे कह रहा जाति प्रथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैग लगा दिया इसमें दोस्तों। जाति प्रथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य में लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास ने। किसने डाली? गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा पारसी धर्म के संस्थापक हैं, पारसी धर्म के संस्थापक हैं इन 4 विकल्पों में से। तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन बोले जाते हैं? तो जोरोस्टर को पारसी धर्म के संस्थापक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर, ध्यान देना, एलोरा में गुफाएं और जो शैलकृत मंदिर हैं ये बौद्ध और हिंदू हैं, हिंदू और जैन हैं, बौद्ध और जैन हैं, हिंदू बौद्ध जैन तीनों हैं। तो राइट आंसर 31 में हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी एलोरा में गुफाएं और जो शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के हैं। तो 31 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। कोमल गुड इवनिंग, लेट हो गई आप, आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। अरे लेट नहीं हो, आप टाइम से हो, हालांकि क्लास मैंने आज जल्दी शुरू करी है, ठीक है। तो जो लोग लेट हो गए हैं वो इस क्लास को फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन तक देख लेना, ठीक है। हाँ, मतलब जो जब से ज्वाइन कर रहा है तो उसके पहले के जो क्वेश्चन है उनको आप लोग कवर जरूर कर लें। इसमें कह रहा है हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? जैसलमेर में मनाते हैं, जयपुर में मनाते हैं, ग्वालियर में मनाते हैं, उदयपुर में मनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 32 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में मनाते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। गुड इवनिंग अमीशा, आजकल क्लासें नहीं हो रही हैं आपकी, क्या बात है भाई? बीएड करने का इरादा नहीं है लग रहा। 33 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। शिक्षा संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको एकदम घोर के पी डाला करिए, आंसर जरूर किया करिए जिससे वो आपको ध्यान रहे, ठीक है। नैन्सी गौतम गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं में, ध्यान देना, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल क्लास होगी आपकी मॉर्निंग 9 बजे से, कल क्लास आपकी स्पेशल होगी मॉर्निंग 9 बजे से। हम आपको करंट अफेयर देंगे, हो सकता है करंट अफेयर ना भी दे पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग वाली 9 बजे वाली क्लास हम कल से ही शुरू कर दें करंट अफेयर की। करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं और मैक्सिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के इंट्रेंस एग्जाम में, वो चाहे बीएड हो चाहे बिहार इंट्रेंस हो, किसी में भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम करंट पे फोकस कम करते हैं और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि करंट में पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सिंपल सी बात है, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा समेट सकते हैं, जो सिलेबस आना है सिलेबस के आधार पर तैयारी सब कर लेंगे तो कितना बाहर आएगा भाई, ठीक है। चलो 34 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। जल्दी से बताओ कि ए कर लेंगे, बी कर लेंगे, क्या कर लेंगे? यहां पर कह रहा है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, तो जननी संस्कृत भाषा हो जाएगी, ठीक है ना। देव भाषा आदि से जाना जाता है तो संस्कृत को करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 35 नंबर है।
यहां पर आपसे कह रहा है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन जो होता है, मेघ का गर्जना, उसी को मेघ गर्जन बोलते हैं। तो वायुमंडल की किस परत में होता है? ये आयन मंडल में होता है, ओजोन मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, या समताप मंडल में होता है? तो राइट आंसर 35 में आप लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल, ध्यान रखना, वायु का गर्जना क्षोभ मंडल में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ध्यान देना, मैंने आज क्वेश्चन चुन चुन के लिए हैं। ये प्रश्न आपके यूपी बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बिहार बीएड के लिए भी बहुत ज्यादा तगड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्वेश्चन लिखते जाना, जो मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। यहां पर देखिए पूछा गया है उच्च स्तर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है। ये नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में, बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में? 36 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। ये जो स्कूल है, मतलब ये जो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बाटू पटेल, राधे राधे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नोटिफिकेशन तो सबको मिल गया होगा ना। 37 पे राइट आंसर करेंगे। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? नीरज सिंह, गुड इवनिंग। चलो भैया, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है, बताइए जल्दी से। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे। 37 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अजंता की गुफाएं, जो कि भारत का सबसे पुराना स्मारक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे कह रहा है कि उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, यानी जो उपनिषद हैं इनमें मुख्य रूप से किसकी विवेचना की गई है? धर्म की, योग की, दर्शन शास्त्र की, या कानून की? तो यह चार विकल्पों में से तगड़ा वाला सही आंसर क्या होगा? दोस्तों 38 नंबर पे आंसर आना शुरू हो गए हैं। जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, दर्शन शास्त्र। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिषदों में जो मुख्यतः विवेचन है वो दर्शन शास्त्र का है। तो उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 39 नंबर पे राइट आंसर ए कर लेंगे, अमीर खुसरो ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जो है हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 40 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आरटी ध्यान रख सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 41 नंबर है, आपसे यहां पर ये कह रहा है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं, यहां पर आपसे कह रहा है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये जो पढ़ रहे हैं प्रश्न, इसमें यहां पर देखो बोल भी दिया है, कह रहा किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो 41 पे राइट आंसर आप लोग करते हैं कन्नौज। कन्नौज यहां पर आपका सही आंसर होगा, कन्नौज में। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 42 नंबर में, कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका जो कार्यभार है, जो उनका कामकाज है, वो कौन करेगा? मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं, अब काम कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो फिर काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर वाकई में आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग सेटिस्फाई होते हैं तो भाई सेशन को लाइक करके हमें इंडिकेट रिप्लाई जरूर दे दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है कि इतने प्यारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने सेशन को लाइक किया है, तो हमें जानकारी होती रहती है कि भाई इतने लोगों को क्लास ये अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें संतुष्टि मिल जाती है, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों से बोलता रहता हूँ सेशन को लाइक करने को लेकर कि आप लोग लाइक करके हमें इंडिकेट कर देंगे तो और मोटिवेशन, मतलब यही
हमारे लिए दवा का काम करता है कुल मिलाकर के, है ना। 43 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये किससे प्रभावित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। किससे है, इंग्लैंड से है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 44 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। तो चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें आपसे कह रहा है पहले वाले में कि भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, दूसरे में कह रहा है कि भूकंपों की आकृति को घटाना, तीसरे में कह रहा है कि मानसूनों की विफलता को बचाना, चौथे में कह रहा है कि भूतल पर पराबैंगनी पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो ये चार विकल्पों में से ओजोन परत का कार्य ये होता है कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, कि भूतल में पराबैंगनी विकिरण ना आ जाए, उसका काम होता है रोकना, किसका, ओजोन परत का। अगला क्वेश्चन यहां पर 45 नंबर है, कह रहा सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम इसके बुलबुले हैं, इसके रचनाकार कौन है। दोस्तों ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर है, रहमत अली है, इकबाल है, भगत सिंह है। चार विकल्पों में से राइट आंसर आपका क्या होगा, तो जिनका जिनका आंसर यहां पर 45 में फटाफट से आ गया है, इकबाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपनी अपनी पीठ ठोक लेना, ठीक है, मेरी तरफ से। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 46 नंबर है, कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 1921 में आया। क्या करेंगे, 1921 में आया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों करी थी ये तो सभी आप लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी वजह से हुआ डायर के चक्कर में। तो इस डायर की हत्या किसने की थी, तो 47 पे राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने की थी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 48 नंबर है। इसमें कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। 48 पे सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 49 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, तो 49 पे राइट आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 50 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, और कितनी भाषाएं आती हैं, तो 22 भाषाएं आती हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो कौन सी इनमें से नहीं आती है, तो राइट आंसर आप लोग कर लोगे, भोजपुरी नहीं आती है, भोजपुरी नहीं आती, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, काजल रॉय, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, जल्दी से आंसर करिए। 51 पे राइट आंसर क्या होगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर आपके स्क्रीन पे, यहां पर पंक्तियां दे दी गई हैं, इन पंक्तियों में आपसे कह रहा है बताइए किस छंद का प्रयोग किया गया है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय दि सिंधु करिय मन रोषा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। 52 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, चौपाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 53 नंबर। 53 में आपसे यहां पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। दोस्तों 53 नंबर पे राइट आंसर यहां पर आप क्या कर लोगे, पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली कौन सी नहीं है, मतलब कौन कौन सी हैं जो कि पश्चिमी हिंदी बोली, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं बोलियां। तो यहां पर 53 में कर लेंगे, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, अवधि नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है।
लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? कमला दिया है, सिंधु सुता दिया है, रमा दिया है, ये सभी। तो 54 नंबर पे जिनका जिनका आंसर कमला आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी लक्ष्मी का समानार्थी शब्द होता है कमला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 55 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। विवाह के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विवाह का सही पर्यायवाची शब्द तो परिणय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे कह रहा है त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम बोले तो संस्कृत का शब्द, यानी संस्कृत में त्योहार को क्या कहते हैं? तो 56 पे राइट आंसर हो जाता है तिथिवार। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तिथिवार बेटा, तिथिवार। ध्यान रखना, त्योहार का तत्सम रूप होता है तिथिवार। ठीक है, ध्यान रखोगे सभी लोग ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? देख लो भैया कैसा आता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके मैंने करवा दिया है, हिंदी आप लोग देखिए और क्वेश्चन करके देखिए कि आप क्या बिना पढ़े ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। 57 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख। पंडित के लिए सही विलोम शब्द होता है मूर्ख। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे है चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? इस शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में आखिरी में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, उनके अर्थ को ही बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 58 पे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चुलबुलापन में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, पन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है दुशासन। दुशासन में आपसे कह रहा बताइए संधि विच्छेद करके कि इसका दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों जहां पर आपको षटकोण वाला सा मिल जाए, जहां पर सलजम वाला सा मिल जाए, उड़ंती रा मिल जाए, ओ की मात्रा मिल जाए, तो यहां पर दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। दुशासन का सही संधि विच्छेद यहां पर क्या हो जाएगा? 59 पे। 59 पे राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर दाल रोटी दिया गया है। दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। इस समस्त पद में दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। ठीक है ना। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह करने पर इस योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे के पूरक या विपरीतार्थक होते हैं, वहां पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। यहां पर देखिए आपसे क्या कह रहा है इस वाले प्रश्न में 61 नंबर में कि किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों 61 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 61 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आदि प्रवर्तक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आदि प्रवर्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? 62 नंबर पे राइट आंसर बताएंगे। मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी, मधुशाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइम में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता था और अभी भी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्ण होते हैं 52। अब इसमें अयोग भाग की अगर बात करें तो 2 अयोग भाग होते हैं, अंक और आ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है। यहाँ पर आपसे राष्ट्रभाषा पूछा गया है। दोस्तों 64 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? राष्ट्रभाषा कहलाती है। दोस्तों राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। देखिएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। बहुत संख्या में देशवासियों द्वारा, जो वहां के वासी हैं, देशवासी हैं, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर 65 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता आपसे पूछ लिया गया है 65 नंबर प्रश्न में। राइट आंसर आप लोग कर लेंगे कबीर। अगला क्वेश्चन यहां पर है विनय पत्रिका, 66 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखें भैया किसको किसको आता है 66 नंबर क्वेश्चन में, सभी लोग आंसर करेंगे। देखो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की हो गई। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 67 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में कितने चरण होते हैं? सभी जानते हैं दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक करके हमें ज़रूर इंडिकेट कर दें सभी प्यारे भाई बहन। जिस प्रकार से मैं आपके लिए 100% दे रहा हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दें वीडियो को लाइक और शेयर करके। 68 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 69 नंबर आपके स्क्रीन पर 69 नंबर क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? 69 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो यहां पर ध्यान रखिए जयशंकर प्रसाद, यानी प्रसाद सही आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, कह रहा कादंबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन में हर्ष दिया है, बाणभट्ट है, रसखान है और बिहारी। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? 70 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 71 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गबन किस लेखक की कृति है? आज मैंने रचनाएं भी काफी ले ली हैं इस प्रश्न पत्र में, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों 71 पे राइट आंसर आप लोग कर लोगे प्रेमचंद्र। गबन किसकी है? गबन गोदान प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको पंक्तियों में पहचान करनी है रस की, कि यहां पर कौन सा रस है। हालांकि यहां पर पंक्तियां आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में, वारन बाज सरथही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थही। तो ये आपके स्क्रीन पे पंक्तियां दी गई हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर भयानक रस है, रौद्र है, करुण है या फिर भक्ति रस है। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार बोलूंगा, पंक्तियों को दोहराऊंगा कि बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में, वारन बाज सरथही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थही। तो 72 पे राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, रौद्र रस का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दौड़ के, ये तो सबको पता होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहां पर बताना है कि करुण रस है, रौद्र रस है, संयोग रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है। राइट आंसर यहां पर सभी लोग करेंगे। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार हो सकता है आपकी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये किसका उदाहरण है? 73 पे राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा ही आ जाएगा। आज तो धुआं धुआं कर देंगे पूरे पेपर को। दोस्तों यहां पर है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं,
वात्सल्य रस होगा, करुण रस होगा, शांत रस होगा, अद्भुत रस होगा। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी रही है भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दें। डेली का 100 लाइक्स का टारगेट होता है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक करके इंडिकेट जरूर कर दिया करें, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहा करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर एक पैसा भी आपका लग रहा होता तो मैं आपसे लाइक के लिए नहीं बोलता। अगर आपको वाकई में लग रहा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो सेशन को लाइक करके हमें इंडिकेट जरूर करें। 74 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, जहां पर बच्चों के लिए बोला जाए बालपन का हो, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो वात्सल्य रस यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 75 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्न रूप में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर पहचानेंगे तो सही आंसर हो जाता है साहित्यकार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 76 नंबर है, और 76 नंबर क्वेश्चन में बहुत गौर से आंसर करेंगे। 76 में ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ईश्वर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जीवनोदक। जीवनोदक क्या है? ये ईश्वर का सही पर्यायवाची नहीं है। जीवेश है, जगदीश है, परमात्मा है, जो कि ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 77 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कमल का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे कमल का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 77 पे राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो, जलद। कहा किसका पर्यायवाची होता है? जलद, बादल का। सतदल हो जाएगा, सरोरुह हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, जो कि कमल का ही पर्यायवाची है। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कम समय में मैं पूरी कोशिश करता हूं आपका समय बचे, आपका डेटा बचे, आपका पैसा बचे, सब कुछ बचे। समय तो बहुत जरूरी है, पैसा मैटर नहीं करता, समय मैटर करता है। समय आपने जितना ज्यादा बचा लिया उतना आपने कमा लिया। 78 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी ऑप्शन, शाक्त। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द होता है शाक्त। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 79 नंबर क्वेश्चन। यहां पर है राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? जहां पर आपको मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? निधि राज का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काजल रॉय, आप अभी ट्रिक नहीं समझ पाए हैं मुझे लग रहा है। चलिए देखिएगा, रागिनी कुमारी का बिल्कुल सही आंसर है, गीता राठौर का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनन्या कुमारी, वेरी वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। देखो भाई, मैंने आपसे बोला जहां पर आपको एक मात्रा दिख जाए वहां पर गुण स्वर संधि कर लेना, आंखें बंद करके आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, भूल जाते हो आप लोग। मैं बोलता हूं कुछ नहीं पढ़ो, कुछ नहीं करो, केवल एक क्लास अच्छे से ध्यान से मन से ले लिया करो। यकीन मानो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जब पेपर देने बैठोगे ना तब फील करोगे अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो सब पढ़ा हुआ है तो फिर अच्छे नंबर तो आना बनता है, क्यों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 80 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है दीनानुदीन, थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ने की कोशिश करना। दिन आनुदिन, ठीक है। तो जब आप इसका समास विग्रह करोगे या इसको खोल करके पढ़ोगे तो दिन के साथ में आनुदिन भी लिखा हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि किस समास का ये उदाहरण है? दिनानुदिन, दिनानुदिन लिखा है, पढ़ने में दिनानुदिन निकल रहा है। तो 80 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? तो पूर्व पद यहां पर हमको जो मिल रहा है वो अव्यय मिल रहा है। तो जब पूर्व पद अव्यय मिल रहा है, जो कि क्या होता है? प्रधान होता है पूर्व पद, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे? अव्ययी भाव समास कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 81 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि नारी, नारीर, नारी नहीं है, नारीर कोनो देश नाही, नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है?
नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला की जो है ना लेखिका की रचना है? तो 81 पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, ये तस्लीमा नसरीन की हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भूपाल भूपाल पल्लव भूमिपति, भूपाल पल्लव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है। भूपाल पल्लव भूमिपति बदनेश नंदन सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोस्तों हरिगीतिका दिया है, छप्पय दिया है, कवित्त है, सवैया है। तो 82 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, हरिगीतिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास है? शांति का दूत, समास विग्रह जब आपने किया तो विग्रह करने पर आपको क्या मिल गया? का मिल गया। शांति का दूत, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 83 पे राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये सभी को आंसर देना है, इतना ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है समास में। ये आजन्म में कौन सा समास है बताइए? 84 में। 84 में राइट आंसर क्या है दोस्तों? आजन्म में आपको जो पूर्व पद मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, पूर्व पद हमको मिल रहा है यहाँ पर अव्यय। अव्यय मिल रहा है और अव्यय को ही हम देखिए, या तो पूर्व पद अव्यय मिलेगा या क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। ठीक है ना? तो जहां पर पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग प्राप्त हो, ध्यान देना, क्या उपसर्ग प्राप्त हो, वहां पर क्या होता है? कौन सा समास होता है? सभी लोग ध्यान देंगे, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके क्या होते हैं? सार्थक खंड बनते हैं। सार्थक खंड भी बनते हैं और साथ ही साथ अर्थ भी निकलता है। ठीक है, ये दोनों क्वालिटी जिसमें होंगी वही योग ऋण शब्द होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पंकज शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। ठीक है, पंकज का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो 85 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है, जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 86 में राइट आंसर अगोचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है, ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना या खेल करना या कुछ और। बाकी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं, जो मुझे लग रहे थे मैंने बोल दिए। तो 87 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रचार करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 88 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना। 88 पे राइट आंसर क्या करोगे भैया? तूती बोलना यानी रौब झाड़ना या रौब होना। क्या करोगे? तूती बोलना यानी रौब झाड़ना यानी रौब होना। अगला क्वेश्चन यहां पर 89 नंबर है। आपसे कह रहा कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? सर आज क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी है। हाँ, 7:30 बजे ऊपर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, पिन कर रखी है मैंने कि आज क्लास 7:30 बजे से शुरू होगी। इतनी देर से क्लास ले रही है, अभी बोली कि सर आज क्लास जल्दी स्टार्ट कर दिया आपने। चलिए 89 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नहीं चेंज नहीं हुआ है, आज क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि समझा करिए, क्योंकि आगे डैश कुछ कहेंगे नहीं हम। कलम का सिपाही किसकी है भाई? ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नहीं बेटा, क्लास
का टाइम चेंज नहीं हुआ है, क्लास का टाइमिंग 8 बजे से ही है। भीषण तैयारी 8 बजे से आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्लास होती है, ये ध्यान रखना, ये क्लास आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है, इसको और कुछ ना समझ लेना। प्रैक्टिस क्लास होती है, मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी क्लास होती है, फिर दूसरी क्लास आपकी होती है रीजनिंग की कंबाइंड 12 बजे से, 2 बजे से रीजनिंग 2 बजे से आपकी साइंस और मैथ की क्लास होती है, जो कि आज आपकी नहीं हुई। नहीं बेटा, टाइम चेंज नहीं किया है ना, ठीक है। आज मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है, इसलिए चलिए 90 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे भैया। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 91 में? तो विलक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलक्षण। कैसे लिखते हैं विलक्षण? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 92 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, फरजाना खातून गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गई आप तो, क्लास एंडिंग पे है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे न नव मित्र सा है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे नव मित्र सा है, नया मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 92 में? ऑप्शन नंबर सी, इंद्र वज्रा, ठीक है, इंद्र वज्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनन्या कुमारी, क्लास का टाइम नहीं चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, ठीक। अब विश्वास हो गया कि नहीं हुआ? चलो यहां पर ये कुछ बड़ी सी पंक्ति दी है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में इसमें ये ढूंढेंगे कौन सा रस होगा। कि सोवय कित चकोर तू सफल करे किन नैन, सोवत कित चकोर तू सफल करे किन नैन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रैन सखे लख सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली कालकृत जाग परेगो, कालकृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल, यह काल न खवे, रोम रोम प्रति सोम काल, रोम रोम प्रति सोम कला, न लखत कित सोवे। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? 93 में उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? फिर से समझिएगा। सोवय कित चकोर तू सफल करे किन नैन, 4 दिन की चांदनी फिरी अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रैन सखे लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली कालकृत जाल करेगो, बरन दीन दयाल लाल, यह काल न खवे, रोम रोम प्रति सोम कला, ना लखत कित सोवे। तो उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? राइट आंसर यहां पर 93 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंडलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 94 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? 94 पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 95 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? अरे वाह, आरव पाल, बहुत दिनों बाद क्लास में। अरे आराम से बेटा, आराम से, आराम से, इतना ज्यादा उत्तेजित ना हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आंसर करो जल्दी से। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? 95 में राइट आंसर कर लोगे, देवकी नंदन खत्री। क्या करोगे? देवकी नंदन खत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपको बताना है शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का। 96 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प दिया गया है जो कि शुद्ध रूप में है, उसका चयन करिए। तो लड़कियां को जाने दो। अब जब आप पढ़ोगे
लड़कियां को जाने दो, तो सही विकल्प यहां पर क्या बन जाएगा, लड़कियों को जाने दो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, बताइए अभी नहीं सॉरी, आभारी हम सदा रहेंगे, आभारी हम सदा रहेंगे, इसके लिए सही शुद्ध वाक्य क्या होगा 97 पे। तो हम सदा आभारी रहेंगे, इसका भी पहला ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 98 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा नदियों बह रही हैं, गलत है, हालांकि पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। तो नदियों नहीं होता है, क्या होता है, नदियां बह रही हैं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा कोसी का घटबार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है। कोसी का घटबार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है। राइट आंसर 99 में क्या हो जाएगा, शेखर जोशी। क्या करोगे, शेखर जोशी कर लोगे, शेखर जोशी क्या करोगे, शेखर जोशी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि है, बताओ जल्दी से। इस पंक्ति में, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि है, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, आप लोग आंसर करिए। चलिए, यहां पर सभी लोगों ने क्या आंसर कर लिया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये किसका है, शांत रस का है। ये जो है शांत रस की है ना। ठीक है, कह रहा है कि ये पंक्ति किसकी है, तो शांत रस की है। ठीक है, समझ में आ गया। मैं पीडीएफ चेंज कर लेता हूं, ठीक है, पीडीएफ चेंज कर लूं, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आंसर करिए आप लोग। तो ओ जो है ये एक दीर्घ स्वर नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं।
सेकंड नंबर में। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? सेकंड का आंसर करिए सभी लोग। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के हिसाब से? बताइए, तीसरे में क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका ए आंसर हो जाएगा। मात्रा के हिसाब से स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, चौथे नंबर में। तो इसमें क्या है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 6। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा चौथे में? तो 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, पांचवें नंबर में। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं भाई? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर, अनुस्वार, क्या कहेंगे वर्णों के मेल को हम? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। 5 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, 6 नंबर में। तो ये आपको दिए गए हैं, इनमें से आदि का उच्चारण किससे होता है? इनका जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है? कंठ से है, तालव्य से है, मूर्धन से है, या फिर ओष्ठ से है? तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा? इन सभी का जो उच्चारण है वो तालव्य से होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 7वें नंबर में। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण किससे होता है? स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, व्यंजन, स्वर, या फिर विसर्ग? तो उसे हम क्या कहते हैं? 7वें का आंसर बताइए। स्वर कहते हैं उसे, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 8वें नंबर में। तो इनमें से दीर्घ स्वर बताना है आपको। इनमें से कौन है जो दीर्घ स्वर है? 8वें का आंसर करिए। तो बड़ी जो है ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 9वें नंबर में। तो निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होगा? इनमें से अंतःस्थ व्यंजन बताना है आपको, कौन सा है? गा, वा, जा और शा। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा? तो 4 होते हैं आपके, या, रा, ला और वा। तो वा आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम, 10वें नंबर में। तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन बताना है आपको। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? दसवें का सभी लोग आंसर करिए। तो गा जो है ये आपका अल्प प्राण व्यंजन आ जाएगा, तीसरे वर्ण में। चलिए अगले उसमें आते हैं क्वेश्चन में, 11वें नंबर में। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण बताना है आपको। इनमें से कौन सा घोष वर्ण हो जाएगा? जा, चा, का और टा, इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो जा जो है ये घोष वर्ण हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 12 नंबर में। तो निम्न में से ओष्ठ वर्ण बताना है आपको। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ दे रखे हैं, ई, आ, उ। इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण होगा बताइए? तो ऊ जो है ये एक ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 13 नंबर में। तो इसमें बताना है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? या, हा, शा और णा, इनमें से कौन सा
काकल्य वर्ण है। तो हा जो है एक काकल्य वर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। या का उच्चारण कौन सा है भाई? या का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, मूर्धा है, दांत है या फिर तालु है? बताइए। या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर करिए भाई। तो तालु हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 15 नंबर में। तो रा का विवरण है, रा का जो विवरण है वो कैसा है? ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रा का विवरण सही बता रखा है इसमें? रा घोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो ये रा जो है ये वत्सृय, लुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 16 नंबर में। तो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं बताइए जरा। 16 नंबर में बताइए जो अंतःस्थ है और ऊष्म वर्ण है। 8 ऐसे वर्ण हैं जो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दृग का आपको वर्ण विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा बताइए जरा। 17 नंबर में इसके इनमें से कौन से वर्ण विच्छेद सही दे रखा है दृग का? तो इसमें से आपका द, री, धनगा, धन, आ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17 नंबर में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 18 नंबर में। तो इसमें बताना है सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से कौन सा वर्ण सघोष होगा? बताइए जरा 18 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? बा, बा जो है ये आपका सघोष वर्ण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 19 नंबर में। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से ऊष्म व्यंजन बताना है आपको, कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा, मा, ला और जा, कौन सा इनमें से ऊष्म व्यंजन हो जाएगा? 19 नंबर का बताएं। हाँ, हा जो है ये एक ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 20 नंबर में। तो उद्यान का भी आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो बताइए जरा उद्यान का इनमें से कौन सा सही वर्ण विच्छेद दे रखा है? 20 नंबर का आंसर करिए सभी लोग। तो ऊ, धन, दा, धनिया, आ, ना और आ। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी सही दे रखा है इसमें। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 21 नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता? इनमें से कौन सा है जो टा वर्ग में नहीं आता है? धा, धा जो है ये टा वर्ग में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 22 नंबर में। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 44 हैं, 52, 33 या फिर 48? कौन सा इनमें से सही आंसर हो जाएगा? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां जो हैं वो कितनी हैं? 52 है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 23 नंबर में। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर, अनुनासिक, संवृत स्वर, निनुनासिक स्वर। तो कौन सा इनमें सही हो जाएगा? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निनुनासिक कहते हैं। आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अर्धविवृत स्वर है, इनमें से अर्धविवृत स्वर कौन सा होगा?
बड़ा ऊ दे रखा है आ, ए और ए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है, बताएं जल्दी से। तो ए जो है ये आपका अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 25 नंबर में। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जिसमें सभी स्पर्श व्यंजन हैं वो कौन सा वर्ग है, बताइए। 25 में क्या करेंगे? तो सी नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। ये इसके सारे जो वर्ग दे रखा है ये इसमें स्पर्श व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 26 नंबर में। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, महाप्राण वर्ण कौन से हैं इनमें से, बताइए। किस ऑप्शन में महाप्राण वर्ण दे रखे हैं? तो मा, शा और धा ये सारे महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। ठीक है, तो आपका शी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 27 में। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब क्या कहलाता है? ठीक है, एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, द्वित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं, संतृप्त कहेंगे, युग्मक कहेंगे या फिर पारस्परिक ध्वनियाँ कहेंगे। द्वित मतलब दो बार। तो 27 में बताइए क्या होगा, उसे हम युग्मक ध्वनियाँ कह देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो वा व्यंजन है, वा कैसा है? ऊष्मय, महाप्राण, अंतःस्था और अघोष। वा कैसा व्यंजन है? वा आपका अंतःस्था व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं 29 नंबर में। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, लिपि या फिर व्यंजन कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 30 नंबर में। तो पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन कैसे व्यंजन है? दंत, तालव्य, ओष्ठ या फिर कंठ? बताइए 30 में क्या करेंगे आप? तो ये आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त, अंतःस्था, अल्प प्राण या फिर महाप्राण? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कह देंगे। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 32 नंबर में। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, प्लुत क्या है? ये स्वर है, मात्रा है, व्यंजन या फिर विसर्ग है? चलिए 32 नंबर का आंसर क्या करेंगे? उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 33 नंबर में। तो स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इनमें से कौन है जो स्पर्श भी है, कंठ भी है और अघोष भी है और महाप्राण भी है?
तो खा जो है वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ भी है और अघोष महाप्राण व्यंजन भी है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 34 नंबर में दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी हो जाएगी इनमें से? वा या फा या फिर रा, कौन सी इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि है? वा जो है यह एक दंतोष्ठ ध्वनि हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 35 नंबर में। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन से वर्ग के हो जाएंगे? ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? तो शा, शा और शाह और हा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं 36 में। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का ही प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष, अल्प प्राण, सघोष या फिर महाप्राण, क्या कहते हैं? 36 नंबर का बताएं। उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। तो 37 नंबर, या रा ला वा व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतःस्था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए 37 नंबर में क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, चलिए अब इसके आगे की क्लास आपकी कल होगी। और जो भी, धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, कल आपकी मॉर्निंग से क्लास रहेगी, बाकी शाम को एक क्लास होती है जो कि 10 बजे से, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की, तो वो तो होगी अपने टाइम से, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको गलत वलत लगा हो तो कल मैं उसको समझा दूंगा, सही करवा दूंगा अगर कोई गलत हो गया हो तो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर सभी को, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बाद में कमेंट जब वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे, ठीक है। करवा दूंगा बेटा, राजा काहे परेशान हो जाते हो इतना। जय हिंद।